हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अवेश अकबर है और आई एम अ प्रोफेशनल नर्स। आई हैव डन माई पोस्ट आर एंड बी एस एंड देन मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। और अभी मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है और उसके साथ साथ मैंने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में 8 साल काम किया हुआ है। तो एस सी एल एस, बी एल एस, उसके अलावा काफ़ी सारे सी सी एन के कोर्सेज किए हुए हैं हमने। तो उसके साथ साथ आपको इमरजेंसी के काफ़ी सारे लेक्चर्स भी देंगे। जैसे कि आज हमारा जो लेक्चर है वो खासतौर क्रैश कार्ट ट्रॉली पे है कि क्रैश कार्ट ट्रॉली का क्या अहमियत है, क्यों इस्तेमाल की जाती है और हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन सी एरिया में ये अवेलेबल होती है। इसके बारे में हम पूरा आज पढ़ेंगे। बहुत ही नॉलेजेबल ये लेक्चर है उनके लिए, खासतौर जो इमरजेंसी में काम कर रहे हैं या उसके अलावा जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ही ये फ़ायदेमंद होने वाला है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना क्रैश कार्ट इमरजेंसी ट्रॉली के हवाले से। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें क्रैश कार्ट ट्रॉली पर्पस क्या क्या है, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, टॉप सरफेस पे क्या क्या होती चीज़ें होती हैं और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे दवाई हो गई, एयरवे का सामान हो गया, सर्कुलेशन का सामान हो गया। सर्कुलेशन में क्या क्या आएगा, ये सारी चीज़ें हम इसी के अंदर आज पढ़ेंगे। तो चलते हैं और आगे। ये दूसरे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि फर्स्ट ड्रॉ में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और जब क्रैश कार्ड अगर खुल गया तो वो बंद कैसे, उसका प्रोटोकॉल क्या है और खोलने का प्रोटोकॉल क्या है। या अगर आप शिफ्ट में जा रहे हैं, आपकी स्टार्ट हो गई है शिफ्ट, तो आप कैसे चेक करेंगे चीज़ों को। ये सारी आज हम इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो क्रैश कार्ड की डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्रैश कार्ड इज एन इमरजेंसी ट्रॉली यूज्ड ड्यूरिंग कार्डिक अरेस्ट एंड ऑल critical emergencies, ensures immediate access to all life saving equipment and drugs। ये एक ऐसी इमरजेंसी ट्रॉली है जिसके अंदर सारी इमरजेंसी ड्रग्स अवेलेबल होती हैं, वो सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनसे इंसान की जान बचाई जा सकती है। हमें क्या करना है, हमें इन चीज़ों का एक ओवरव्यू लेना है, क्योंकि हमें चीज़ों का पता होगा तभी तो हम किसी भी क्रैश पेशेंट को, कोलैप्स पेशेंट को हम ठीक कर पाएँगे या ठीक करने की हम कोशिश कर सकते हैं। तो ये डेफ़िनेशन है क्रैश कार्ट ट्रॉली की। और ये आपको बता चलूँ कि जो अवेलेबल होती है, तो ये ख़ास तौर पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अवेलेबल होती है, आईसीयू में होती है। वार्ड अगर जनरल वार्ड है, बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर भी अवेलेबल होती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ठीक-ठाक वाला मरीज़, ठीक-ठाक का मतलब ये है कि स्टेबल कंडीशन वाला मरीज़ भी कभी भी उसको भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो हार्ट अटैक एक ऐसी चीज़ है जो कि कहीं पर किसी को भी हो सकती है। लाज़मी नहीं कि पेशेंट को हो, ये किसी टीचर को भी हो सकती है, किसी नर्स को हो सकती है, डॉक्टर को हो सकती है, क्योंकि अंदर फिज़ियोलॉजिकली सारा सिस्टम सबका एक ही है, सेम बना हुआ है। तो इसके बाद चलते हैं, इसके क्या-क्या पर्पसेज़ हैं। प्रोवाइड रैपिड इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ये अगर हमारे पास होगा तो रैपिड रिस्पॉन्स होगा, मतलब मरीज़ कोलैप्स जैसे हो जाएगा तो हमें फार्मेसी में जाने की नीड नहीं है या किसी और जगह पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दवाइयाँ खुद ही चल के आ जाएँगी मरीज़ के पास। रिड्यूस डिले इन ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट जो डिले हो जाते हैं उसको रिड्यूस करेगी, मतलब कि इमीडिएट बेस पे ट्रीटमेंट होंगे। इम्प्रूव पेशेंट सर्वाइवल, अगर ये हमारे पास होगी तो पेशेंट सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि इमीडिएट बेस पे वक्त पे ही दवाइयाँ सारी उनको मिल जाएंगी। और ये है मेंटेन रेडीनेस फॉर रिसिसिटेशन, अगर सीपीआर की नीड हुई तो वो वाला सामान भी इसी के अंदर अवेलेबल होता है। कंपोनेंट्स हैं इनके, क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले आप अगर ट्रॉली को देखेंगे तो इसके ऊपर मॉनिटर पड़ा हुआ है, उसके बराबर में कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, सारी आज हम इसी में देखेंगे। उसके अंदर ड्रॉज़ होती हैं। फर्स्ट ड्रॉ में क्या होता है, सेकंड में क्या है होता है, और उसके अलावा ऑक्सीजन का सिस्टम पूरा बना हुआ होता है। डिफिब्रिलेटर होता है, एयरवे इक्विपमेंट का सारा सामान होता है। अगर हमें वेंट पे भी किसी को करना हो तो उसके लिए भी इंट्यूबेशन का सामान जो है इसी के अंदर अवेलेबल होता है। सबसे पहले आते हैं कि टॉप सरफेस जो है इसकी ट्रॉली के ऊपर और उसके बराबर में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो हमारे पास डिफिब्रिलेटर का होना बहुत लाज़मी है, विद पेडल्स चेक करने के उसके पेडल्स वगैरह काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ईसीजी रिकॉर्डिंग पेपर होना चाहिए, एम्बो बैग होना चाहिए हमारे पास, और उसके अलावा अडल्ट और पीड्स का मास्क होना चाहिए, रिससिटेशन बोर्ड आना चाहिए, डेंजर बॉक्स होना चाहिए, चेकलिस्ट होनी चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल ये है कि ईसीजी रिकॉर्डिंग पेपर जो है ये कौन-सा होता है? ये डीफैब के ऊपर अंदर ही लगा हुआ होता है।
ये इसलिए लाज़मी है कि हो सकता है कि डीफेब हम चलाएँ और वो पेपर ख़त्म हो जाए, तो हमारे पास रिकॉर्ड आ जाता है पूरा कि भई इस टाइम पे जब हमने शॉक दिया तो कौन-सी रिदम चल रही थी। एम्बोबेक अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो वो इस्तेमाल होगा। अडल्ट और पीड्स का अलग से मास्क होता है। रिससिटेशन बोर्ड क्या होता है? रिससिटेशन बोर्ड एक बना हुआ होता है, जब भी कोई कोलैप्स होता है तो बेड के ऊपर और मरीज़ के नीचे जो है एक बोर्ड दिया जाता है, उसके बाद जो है सीपीआर किया जाता है, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होता है कि इफ़ेक्टिव सीपीआर होता है। डेंजर बॉक्स होना चाहिए हमारे पास। डिफ़िब हम कब इस्तेमाल करते हैं? डिफ़िब हम तब इस्तेमाल करते हैं जब पेशेंट जो है वो अनस्टेबल हो और वीटी या वीफ़ेब हो, पल्सलेस वीटी या पल्सलेस वीफ़ेब हो, उसके बाद ये शॉक लगता है जिसकी वज़ह से हम डिफ़ेब को यूज़ करते हैं। मस्ट बी चेक्ड वन्स एवरी डे। ऐसा ना हो कि मरीज़ कोलैप्स हो गया है और आपको बोले शॉक लगाएँ तो आप बोलें कि भाई ये तो चल ही नहीं रहा है। तो शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले ये चेक किया जाता है कि डिफ़ेब जो हमारा है वो चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। और डिफेब 2 टाइप्स होते हैं इसके, बायोफेजिक और मोनोफेजिक होते हैं। खैर अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है। एयरवे में क्या-क्या होना चाहिए? एम्बोबेग का होना बहुत लाज़मी है। ओरल एयरवे और उसके अलावा नेज़ल एयरवे का होना बहुत लाज़मी है हमारे पास। मास्क की साइज़ 0 से लेकर 5 तक होना चाहिए। सक्शन कैथेटर, अगर हमारे पास किसी को इंट्यूबेट करना है, बहुत ज़्यादा सक्शंस हैं, तो उसको सक्शन को निकालने के लिए सक्शन मशीन होती है। सक्शन के साथ जी। उसके बाद ऑक्सीजन सिस्टम में जो चीज़ें हैं वो ये है कि ऑक्सीजन सिलेंडर जब हमें मिलेगा तो वो चेक करना है कि लाज़मी चेक करना है हमें कि वो उसमें जो है ऑक्सीजन है भी सही, ऐसा ना हो कि वो खाली मिला हुआ हो। तो उस टाइम फिर हम क्या करेंगे अगर मरीज़ कोलैप्स हो गया, ऑक्सीजन की नीड है, सिलेंडर में ऑक्सीजन ही नहीं है। तो शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले लाज़मी होता है चेक करना कि भाई ऑक्सीजन चल रही है, उसके अंदर है या नहीं है। रेगुलर एंड फ्लोमीटर, ये फ्लोमीटर जिसके बराबर में है इसको भी चेक करना पड़ता है। नेज़ल प्रोंग चेक करना है, वो है हमारे पास या नहीं है। मास्क हमारे पास है अवेलेबल, नॉन रीब्रीथिंग मास्क होता है, वो है या नहीं है। नेबुलाइज़र मास्क को भी चेक करना होता है। ये सारी चीज़ें ऑक्सीजन सिस्टम में आती हैं। तो अब आ जाते हैं फर्स्ट ड्रॉ में क्या होना चाहिए। मेडिकेशंस में एट्रोपिन होना चाहिए जो कि ब्रेडिकार्डिया में देते हैं। अमाइड्रोन होनी चाहिए जो कि एरिथमियाज़ में देते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट जब कम हो तब हम दे सकते हैं ये। 25% डेक्सट्रोज़ होना चाहिए, अगर हाइपोग्लाइसेमिया के साथ हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उसको ये दवाई दे सकते हैं। एपिनेफ्रिन हो हमारे पास, अगर कोट वगैरह हो गया तो उसमें देनी पड़ेगी। लाइडोकेन, जब एरिथमियाज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, अमाइड्रोन पे असर नहीं होता तो फिर कंसल्टेंट्स जो हैं वो लाइडोकेन भी दिलवाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, अगर जो है बाइकार्ब कम है तो ये दे सकते हैं। हेपरिन, मैग्नीशियम सल्फेट अगर ये सीवियर अस्थमा है तो। उसके अलावा एडिनोसिन, अगर एसवीटी में पेशेंट है तो उसको हम एडिनोसिन देंगे। वेरापामिल हम देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ये। नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, डिजॉक्सिन, लेसिक्स, हाइड्रोकोर्टिज़ोन, जीटीएन, पोटेशियम क्लोराइड। ये पोटेशियम क्लोराइड ये जो है हाई अलर्ट ड्रग्स में आती है। जब पोटेशियम कम होता है तो पोटेशियम दी जाती है और उसको लगाने का प्रोटोकॉल होता है, बिल्कुल डाइल्यूट होके उसके बाद ही लगती है। ऐसा ना हो कि मरीज़ आ जाए और इसे डायरेक्ट लग जाए, तो उसका कुछ विदिन सेकंड और मिनट के अंदर जो है ना, अगर ये डायरेक्ट अनडाइल्यूटेड लग गया तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। वेज़ोप्रेसिन हो गया और ट्रांज़ामिन, लेबेटालॉल, ये सारी कार्डिक की दवाइयाँ हो गई या खून बंद करने की दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं क्रैश कार्ड में। सेकंड रो में आते हैं तो सेकंड रो में नीडल्स, कैनुला, सिरिंजेस और ईसीजी इलेक्ट्रोड्स हो गए, अल्कोहल, बटरफ्लाई, ये सारी चीज़ें जो है ना वो सेकंड में आती हैं। ड्रिप सेट हो गया, डायल फ्लो हो गया, उसके अलावा ब्यूरेटल चैम्बर हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे पास सेकंड में आ जाती हैं। रोल बैंडेज, डायल फ्लो, सर्जिकल गॉज़ आ गए, सर्जिकल ग्लव्स आ गए और सूचर का पूरा सामान आ गया, सर्जिकल ब्लेड आ गया। कैनुला का मैंने आपको बताया, और सिरिंजेस हमें 3 एमएल से लेकर 60 एमएल कौन-सी होती है? 60 एमएल वो होती है जो एनजी ट्यूब में इस्तेमाल होती है। अच्छा, एनजी फोलिस, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर अवेलेबल हो। ड्रिप सेट और 3 वे एक्सटेंशन। 3 वे का मतलब ये है कि कैनुला के अंदर एक 3 वे डायल्फ्लो 3 वे लगता है, जिससे 2-2 मेडिकेशन भी एक टाइम पे दे सकते हैं। थर्ड रो में आ जाते हैं अभी। थर्ड रो में हमारे पास आ जाता है ओरल एयरवे, ऑक्सीजन, मास्क, नेबुलाइज़र, नेज़ल प्रोंग, ईटीटी। अच्छा, ये ओरल जो है ट्यूब आ जाता है,
ट्रैकियल जो है ना वो हमारे पास 6 से लेकर 8 साइज का होना चाहिए। ओईटीटी भी इसको बोलते हैं, एंडोट्रैकियल ट्यूब को। ओरल ओईटीटी का मतलब ओरल एंडोट्रैकियल ट्यूब। और उसके अलावा सर्जिकल ग्लव्स, अच्छा यॉन्कर होता है सक्शन वाला, जो कि जिसकी साइज ज़्यादा होती है, हार्ड होता है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग उसमें अंदर है, मुंह के अंदर आ जाती है, तो फिर उसको निकालने के लिए जो है ना यॉन्कर यूज़ करते हैं। और ओईटीटी में हमने बता दिया, एनजी ट्यूब हो। और उसके साथ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। बहुत ही अहम ये अभी स्लाइड आ गई है, बिफोर इमरजेंसी जो है और बिफोर ड्यूटी जो है। जब आप जाते हैं तो शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें चेक करेंगे, क्रैश कार्ड को डेली और ईच शिफ्ट जो है ये चेक होगा। वेरीफाई ऑक्सीजन सिलेंडर इज़ फुल, देखना है कि वो है या नहीं है, अवेलेबल तो है भाई उसमें, वो है भी ऑक्सीजन या नहीं है ये देखना पड़ेगा। कंफर्म डिफिब्रिलेटर वर्किंग वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। लॉग कार्ड आफ्टर चेकिंग, एक कार्ड वो होता है हमारे पास, लॉक होता है। ये क्रैश कार्ड चेक करने से पहले वो चेक किया जाता है लॉक, उसका नंबर होता है वो जो है उसी पेपर पे लिखा गया होता है ऑलरेडी, तो उसको चेक किया जाता है। और जब आप भी उसको चेक करके बस करेंगे तो वही लॉक नंबर जो है ना फिर ऐड करना पड़ेगा बुक बुक पे, या उनका वो एक अलग से बना हुआ होता है पेपर, उस पे करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर इमरजेंसी आ जाती है आपके पास तो आप क्या कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले तो कॉल फॉर हेल्प करेंगे, कोड ब्लू को एक्टिव करेंगे। तो अगर कोई कोलैप्स हो जाता है तो सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प की जाती है। कॉल फॉर हेल्प का मतलब ही यही है कि डॉक्टर को बुलाना, क्योंकि आप हॉस्पिटल के अंदर अभी हैं। एक बाहर अगर कोलैप्स होता है तो फिर सीन सेफ्टी की जाती है कॉल फॉर हेल्प के बाद। इसमें ये होगा कि कॉल फॉर हेल्प करेंगे, डॉक्टर को, दूसरे नर्सेज को असिस्ट करेंगे, एयर वे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। अगर नहीं है सारी चीज़ें तो सीपीआर स्टार्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद एसीएस प्रोटोकॉल जो होता है उसके साथ ही काम करना पड़ेगा। एसीएस प्रोटोकॉल का मतलब डीफेब वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। एडमिनिस्टर मेडिकेशन, जो जो दवाइयाँ उसको लगेंगी वो कहाँ से आएंगी, वो क्रैश कार्ड में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं इमरजेंसी ड्रग के हवाले से। प्रिपेयर डिफिब्रिलेटर, डिफिब को प्रिपेयर करना है अगर नीड है। उसके बाद इंट्यूबेशन की नीड है तो इनको इंट्यूबेट करना पड़ेगा। तो दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आफ्टर इमरजेंसी कौन कौन सी है। री स्टॉक ऑल यूज, अच्छा जो जो भी चीज़ें स्टॉक से निकली हैं उनको वापस करना होता है। रिप्लेस यूज ड्रग्स एंड इक्विपमेंट्स, जितनी ड्रग्स निकली हैं तो वो भी वापस करनी होती हैं उसी में, क्रैश कार्ड के अंदर इक्विपमेंट भी वापस करने होते हैं। क्लीन एंड डिसइंफेक्ट सरफेस, सरफेस अगर ख़राब हो गई है तो उसको क्लीन करना पड़ेगा। रिकॉर्ड इवेंट डिटेल, डिटेल जितनी भी इवेंट की होगी वो पूरी रिकॉर्ड की जाएगी। रिकॉर्ड का मतलब डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी। रिपोर्ट मिसिंग आर डैमेज आइटम्स, अगर कोई चीज़ मिसिंग है या डैमेज है तो वो रिपोर्ट करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी ये चीज़ मिसिंग है, हमें मिल नहीं रही है, तो फिर वो मैनेजमेंट खुद ही प्रोवाइड करेगी। चलिए, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंस है। टाइम सेव्स टाइम ड्यूरिंग कार्डिक अरेस्ट, ये क्रैश कार्ड की वजह से टाइम सेव होता है, क्योंकि अगर वैसे ही दवाएं फार्मेसी से कोई लेने जाएगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो उससे अच्छा है कि चीज़ें वहीं पर अवेलेबल हैं। प्रिवेंट मेडिकेशन एरर, मेडिकेशन एरर नहीं होते हैं इसमें, कम होते हैं। और उसके अलावा इंश्योर क्विक एक्सेस, क्विक एक्सेस है दवाइयों का उसी टाइम ही उस निकाल करके जो है हम लगा देते हैं क्रैश कार्ड से निकाल करके। टीम कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेशन, टीम का कोऑर्डिनेशन का होना बहुत लाजमी है। मेडिकेशन जब भी दें तो कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। पेशेंट के राइट्स कौन कौन से हैं, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, रूट और राइट टाइम, और भी काफ़ी सारे अभी राइट्स आगे हैं जो कि आप गूगल पे पढ़ भी सकते हैं। दवाई जो भी देनी है तो लेवल लाजमी करना है। अगर हम कैल्शियम ग्लूकोनेट को फिल कर रहे हैं तो उसके सिरिंज के ऊपर लेवल करना पड़ेगा हमें। और अवॉइड लोकल लाइक, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो कि लोकल लाइक और साउंड लाइक होती हैं, एक जैसी दिखती हैं, एक जैसे आवाज़ उनका होता है, तो वो उनमें बहुत एहतियात की जाता है। जैसे डोपामिन और डोबिटामिन है, डॉक्टर कह रहे हैं भाई इमीडिएट बेस पे आप डोपामिन स्टार्ट कर लें। अगर सुना सही तरह नहीं से होगा तो हो सकता है डोबिटामिन स्टार्ट हो जाए। तो इन दोनों में कुछ फ़र्क भी है, ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ ही। एक आयरन ड्रॉप है, दूसरी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाती है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। इन्फेक्शन कंट्रोल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ड्यूरिंग कोर्ट जो है
नहीं पता होता हमें कि मरीज़ को क्या है, कौन-सी डिज़ीज़ है, तो मास्क पहनना लाज़मी है, ग्लव्स पहनना लाज़मी है। ऐसा ना हो कि सीपीआर करते-करते, सक्शन करते-करते वो सिक्रेशन आपके फेस पे आ जाएँ या आँखों में चले जाएँ, तो हमें नहीं पता कि पेशेंट एचआईवी पॉज़िटिव है या क्या है। डिस्पोज़ जो भी शॉप्स वगैरह हैं डेंजर बॉक्स में वो डिस्पोज़ करनी होती हैं, क्लीन एंड डिसइन्फेक्ट एम्बो बैग, मेंटेन ए सेप्टिक टेक्निक। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है, ये पता चल रहा है हमें। डॉक्यूमेंटेशन में ये लिखना होता है कि कितने सीपीआर के साइकिल्स हुए, डीफेब कितने लगे, कितनी मरतबा शॉक लगा, कौन-कौन से हमने दवाई दी, जब शॉक लगा तो वाइटल्स क्या थे, रिदम क्या था। उसके अलावा जो आखिर में सीपीआर के बाद या कोर्ट के बाद जो रिज़ल्ट निकला तो वो क्या रिज़ल्ट था, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। कंक्लूजन ये है कि क्रैश कार्ड रेडीनेस पेशेंट सर्वाइवल, अगर रेडी होगा तो पेशेंट सर्वाइवल अच्छा होगा। रेगुलर चेक इज एसेंशियल। ऑर्गेनाइज सिस्टम improves emergency response. Every nurse must know the contents and use of a crash cart. तो स्टूडेंट्स आप जब भी इमरजेंसी में जाएं तो कॉन्शियस होके जाइएगा। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन-कौन सी चीज़ पड़ी हुई है और कौन-कौन सी चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पहले ही ड्यूटी पे पहुँचने वाले टाइम उससे पहले आपको ओवरव्यू करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। अपने होस्ट अवैस अकबर इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।